सभी दोस्तों मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने प्रथम दिन कहा था, भर्तृहरि का लिखा हुआ श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपक्षी विषाणहीना। तो आप सभी जानते हैं कि जीवन में साहित्य संगीत इत्यादि का अगर समावेश नहीं हो तो वह जीवन अर्थविहीन रहता है। तो उसी अर्थविहीन जीवन को थोड़ा सा अर्थ के रूप में लाने के लिए सभी लोग संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम संगीत शिक्षक बन जाएं। बीपीएससी के TRE 3 या TRE 4 में हम प्रयास करें। तो जो भी प्रयास करने वाले हमारे बंधुगण हैं, उन सबों के लिए कुछ प्रश्नों का अनोखा संग्रह लेकर आए हैं आप सबों के बीच। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज 7वां दिन हम लोग पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है? कौन कौन सा नाद होता है? पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2। आहत नाद और अनाहत नाद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? यानी कि संगीत जो है किस नाद पर आधारित है, किस नाद से उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आहत नाद। और देखिए, अनाहत नाद अब आप लोगों को बताना है कि किस पर आधारित है। आहत नाद आंसर हो जाएगा। और स्वरित क्या है ये आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न, आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? अनाहत नाद से, जल से, अपने आप, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कुछ नेट लेवल के भी हैं, कुछ UPTGT, कुछ KVS, कुछ NVS, कुछ TRE 3, TGT, PGT। लेकिन लगभग प्रश्न का एक नेट को साइड कर दिया जाए तो लगभग प्रश्न का लेवल एक ही रहेगा। ध्वनि आपके 3 माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। कंपन कितने प्रकार का होता है? अगला प्रश्न है, कंपन कितने प्रकार का होता है? तो जहाँ तक मुझे पता है, या मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि कंपन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अगर किसी को पता हो तो वो बता भी सकता है। कंपन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न क्या है, नियमित तथा अनियमित यह किसके बराबर है? नियमित तथा अनियमित किसके बराबर है? कोई बताएगा? कंपन के बराबर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाद की कितनी विशेषताएं मानी गई हैं? नाद की मुख्यतः 3 विशेषताएं मानी गई हैं। कौन कौन सा? ऊंचा नीचापन, दूसरा होता है छोटा बड़ापन, और तीसरा होता है जाति। 3 विशेषताएं मानी गई हैं, यानी कि इसमें 3 नहीं दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? कोई बताएंगे? इंटेंसिटी को तीव्रता के नाम से जाना जाता है। यानी कि तीव्रता आपका दिया हुआ है फर्स्ट में ही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? बताइए। यहाँ तो इंटेंसिटी नहीं दिया हुआ है। तो जो छोटा बड़ापन, ऊंचा नीचापन पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि ऊंचा नीचापन तीव्रता पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से प्रश्न है, तीव्रता किस पर निर्भर करती है? द्रव्य पर, आंदोलन संख्या पर, आवृत्ति पर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका आंसर हो जाएगा ना ही द्रव्य पर होगा, ना ही आवृत्ति पर होगा, ना ही आंदोलन संख्या पर। तीव्रता जो है कंप विस्तार पर डिपेंड करती है। कंपन का जितना विस्तार होगा तीव्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न। कंप विस्तार होने पर तीव्रता बढ़ती है या घटती है? कोई बताएगा? तीव्रता बढ़ती है, सीधा सा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? नाद के ऊंचेपन नीचेपन को क्या कहा जाता है? नाद का ऊंचापन और नीचापन क्या कहलाता है? तारता। अगला प्रश्न देखते हैं। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तारता क्या होती है अंग्रेजी में, बताइए कोई। तारता को हम लोग बोलते हैं पिच। तारता क्या बोलते हैं? पिच। यानी कि आपका इंटेंसिटी, वेव फ्रीक्वेंसी, तीनों में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तारता किस पर निर्भर करती है? बताइए बताइए बताइए। तारता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। कंप विस्तार पर तीव्रता, और तीव्रता तो खुद एक गुण है, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है तारता। कितनी आवृत्तियां हो रही हैं? आइए, हर्ट्ज। आवृत्ति के कम होने पर तारता क्या होती है? बताइए। आवृत्ति के कम होने पर तारता जो है घटती है, और आवृत्ति बढ़ने पर तारता बढ़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी तार की लंबाई कम होने पर तारता घटेगी या बढ़ेगी? यानी कि तानना, जब तार की लंबाई कम होगी तो तानना जो है, तारता जो है उसकी बढ़ती है, ना कि घटती है। आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण रूप से मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियां सुन पाते हैं? क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। साधारण रूप से मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियां सुन पाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38,000। 38,000 से ऊपर अगर गया तो मनुष्य नहीं सुन पाता है। 38,000 हर्ट्ज जेड। अगला प्रश्न क्या है? मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियां सुन सकता है? कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन सकता है मानव कान? कम से कम बताइए कोई। कम से कम 16 हर्ट्ज की ध्वनि मानव कान कम से कम सुन सकता है। लेकिन संगीत में कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई हैं? संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियां होना चाहिए ध्वनियों की? कम से कम होना चाहिए 40, तब संगीत सुनाई देगा, अन्यथा संगीत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न आज का। संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग आती हैं? तो जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि मानव कान सबसे अधिक जो है 38,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, लेकिन संगीत में ज़्यादा से ज़्यादा मानव कान ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 सुनेगा और कम से कम 16 हर्ट्ज, लेकिन संगीत में कम से कम 40 हर्ट्ज और ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा मानव कान सुनने में असमर्थ है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न। और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि TRE 3 की एग्ज़ाम होने के बाद संगीत का एक एक टॉपिक, जैसे नाद, श्रुति, स्वर, बताते हैं फिर से आपको, नाद, श्रुति, स्वर, मूर्छना, और जो सप्तवैदिक स्वर था
वैदिक स्वर घराना इत्यादि, यानी कि TRE 4 का संपूर्ण सिलेबस आपको YouTube पे कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यानी कि YouTube पर आप सारे क्लासेस कर सकेंगे, लेकिन TRE 3 तक बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, तो TRE 3 तक आप इन प्रश्नों को बनाएं और लाभान्वित हों, और उसके बाद TRE 4 में हम लोग पुनः इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, आदाब, जय जय श्री राम, जय तो संगीतम।